सौतेली माँ और जादुई बालों की नदी। एक समय की बात है, चतुरपुर नाम के एक गांव में सोनिया नाम की एक लड़की रहती थी। सोनिया अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके पिता ने कजरी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। कजरी सोनिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन सोनिया अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करते हुए रो रही थी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? छोटी माँ मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखती, ना ही मुझे प्यार करती है। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई माँ? इतने में उसकी सौतेली बहन चीकू वहाँ आती है। सोनिया दीदी, माँ तुम्हें बुला रही है। चीकू तुम चलो, मैं आती हूँ। सोनिया की बात सुनकर चीकू वहाँ से चली जाती है। सोनिया कुछ देर बाद अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। क्यों री, आने में तूने इतनी देर क्यों लगा दी? तू तो एकदम कामचोर हो गई है, बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती। लगता है तुझे खुराक देनी पड़ेगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों आज मेरा मन नहीं लग रहा है। चुपचाप जाकर काम कर, आई बड़ी मन नहीं लग रहा है। बेचारी सोनिया चुपचाप घर का सारा काम करने लगती है। कजरी रोज उस बेचारी छोटी बच्ची से घर का सारा काम करवाती। उसके ठीक से काम ना करने पर उसकी पिटाई भी कर दिया करती थी। एक दिन सुनीता अपने बाल बना रही थी, तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आकर कहती है, क्या कर रही है बेवकूफ लड़की? काम हो गए सारे जो बाल संवार रही है? माँ, बाल बनाकर सारा काम कर दूंगी। सोनिया की इस बात पर उसकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आता है। जब देखो बाल बनाती रहती है, जैसे कितने खूबसूरत बाल हो। हाँ, ये सुनकर सोनिया चुपचाप अपना काम करने लगती है। अगले दिन जब सोनिया की आँख खुलती है तो वो देखती है उसके सिर पर एक भी बाल नहीं है। ये देख सोनिया रोने लगती है। मेरे बाल कहाँ गए? किसने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे थे। इतने में चीकू वहाँ आती है। दीदी तुम रो मत, तुम्हारे बाल माँ ने काटे हैं। इतने में सोनिया की सौतेली माँ भी वहाँ आ जाती है। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना मुझे अपने बालों से कितना प्यार था। अब सभी लोग मेरा मजाक बनाएंगे और मुझे देखकर हंसेंगे। माँ, यही तो मैं चाहती थी कि सब तुझे देखकर हंसे, और मुझे पता है मैंने सही किया है। हमेशा काम के वक्त बाल बना रही हूँ, चोटी बना रही हूँ करती थी ना, अब ना रहेंगे बाल और ना बनेगी चोटी। सोनिया बहुत दुखी हो जाती है और वो रोते हुए अपना सर छुपाते हुए भागकर नदी के पास चली जाती है और आसमान में देखकर रोने लगती है। माँ देखो ना, छोटी माँ ने मुझे गंजा कर दिया। वो पता नहीं मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है माँ? वो रोई जा रही थी, क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुखी होकर वो माँ के पास जाने के लिए नदी में छलांग लगा देती है। तभी उसे एक जल परी बचा लेती है। जल परी, तुमने मुझे क्यों बचाया? इतनी छोटी उम्र में तुम्हें ये ख्याल कैसे आया लड़की? बात क्या है, मुझे बताओ। सोनिया रोते हुए जल परी को सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर जल परी कहती है, कोई बात नहीं, आज से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कहकर जल परी नदी में बहुत सारे बाल प्रकट करती है। अरे ये क्या? ये तो बहुत अजीब नदी है। पानी से भरी नदी देखी थी आज तक मैंने, लेकिन ये बालों से भरी नदी कभी नहीं देखी। वो अचरज से नदी को देखने लगती है। तभी उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। वो हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरे सिर पर वापस बाल आ गए? मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैंने कभी ऐसी अद्भुत नदी नहीं देखी जिसमें बाल भी होता है। अब तुम्हारे सर के बाल जादुई हो चुके हैं। तुम इनसे जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम घर चली जाओ। ठीक है कहकर सोनिया खुशी खुशी घर चली जाती है। उसे देख उसकी सौतेली माँ कहती है, अरे तुझे तो मैंने गंजा कर दिया था, फिर तेरे बाल कहाँ से आए? सोनिया चुपचाप खड़ी थी। क्यों री, मुँह में जुबान नहीं है? जवाब दे, बाल कहाँ से आए तेरे सर पर? कहीं ये नकली बाल तो नहीं? कहाँ से चुरा कर लाई है, बता। इतना कहकर कजरी सोनिया के बाल खींचने लगती है। तभी खुद कजरी के सिर से बाल गायब हो जाते हैं। हाय राम, मेरे बाल कहाँ गए? ये सब तूने ही किया है ना? बता, कहाँ से सीख कर आई है ये काला जादू? बोल जल्दी। कजरी सोनिया को डांटे जा रही थी। तभी उसके सामने उसके कटे हुए बाल प्रकट हुए। हाय मेरे बाल!
वो बाल हवा में आगे बढ़ते जा रहे थे और सोनिया की माँ उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। वो बाल इसी तरह नदी के पास तक चले जाते हैं। सारे गांव वाले उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे कजरी को देखा तुमने? देखो सर मुंडवाकर ना जाने क्या कर रही है। इस तरह सब उस पर हंसने लगते हैं। वो बाल कजरी को नदी तक ले जाते हैं। इसी चक्कर में वो नदी में गिर जाती है। बचाओ, कोई है, मुझे बचा लो। कजरी इस तरह चिल्लाने लगती है। इतने में वहाँ जल परी प्रकट होती है। जल परी को देखकर कजरी कहती है, मुझे बचा लो, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। नहीं, मैं तुझे बिल्कुल नहीं बचाऊंगी। तूने बेचारी सोनिया पर बहुत अत्याचार किए हैं। तूने तो उसके बाल तक नहीं छोड़े। कितनी बेकार औरत है तू। ममता तो दूर की बात है, तेरे अंदर तो इंसानियत भी नहीं है। जल परी की बातों पर कजरी को बहुत गुस्सा आता है। तुम मुझे बचा रही हो या नहीं? मैं उस लड़की के साथ कुछ भी करूँ, तुम कौन होती हो बोलने वाली? तुमने ही उसकी मदद की है ना? तुमने उसको काला जादू सिखाया है ना? अरे कजरी, तू तो पागल हो गई। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है और कजरी बचाओ बचाओ करते हुए वहीं डूबकर मर जाती है। सोनिया के पिता शहर से घर लौटते हैं। उन्हें सोनिया और चीकू सारी बात बताती है। ये सब सुनकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अब वो कजरी की कोई फिक्र किए बिना दोनों बच्चियों का ध्यान रखने लगते हैं और दोनों बच्चियां भी अपने पिता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। वृंदापुर गांव में मेघा नाम की एक लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, इसलिए मेघा अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। वो लोग मेघा को अपने ऊपर बोझ समझा करते थे। वहीं उनकी भी एक बेटी थी कोमल, जो दिखने में मेघा से कम सुंदर थी, जिस वजह से वो मेघा से बहुत चिढ़ती थी। ऐसे ही एक दिन मेघा सबके लिए खाना बनाती है और सबको खाना परोसती है। कोमल खाना खाती है तो वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे कितना नमक डाल रखा है सब्जी में? क्या हुआ बेटी, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे माँ, कैसे पसंद आएगा? सब्जी में इतना नमक डाल रखा है। रुक जा बेटी, मैं अभी उसे बताती हूँ। इतना बोलकर गोमती मेघा के पास जाती है और उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है, अरे करमजली, खाना बनाना भूल गई क्या? या मार मार कर सिखाना पड़ेगा तुझे? क्या चाची, क्या किया मैंने? क्या किया तूने? करमजली, सब्जी में इतनी ज्यादा नमक डाल रखी है। राशन क्या फ्री का आता है? चाची, मुझसे गलती से आज सब्जी में ज्यादा नमक डल गया होगा। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तभी किचन में कोमल आती है और कहती है, अरे माँ, झूठ बोल रही है। इसने ये जानबूझकर किया होगा, हमें नुकसान पहुँचाने के लिए। ये तुम क्या बोल रही हो कोमल? मैं ऐसा भला क्यों करूँगी? हम सबको मारने के लिए, ताकि हम सब मर जाए और ये अकेली इस घर पर राज करे। यही तो चाहती है ये। नहीं चाची, आप कुछ भी बोली जा रही हैं। ये सब तो मैं सोच भी नहीं सकती। तभी वहाँ मेघा के चाचा रघु आते हैं और कहते हैं, आज तो ये हो गया मेघा, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। आ गई बात समझ? इतना कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं। मेघा को उन सब की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। मेघा के साथ घर के सभी लोग बहुत बुरा व्यवहार किया करते थे। छोटी छोटी बात पर मारते पीटते रहते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रघु खुशी खुशी घर आता है और गोमती से कहता है, अरे गोमती, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक लड़के के बारे में बताया था, अपनी बेटी कोमल के लिए? कौन लड़का जी? मुझे ध्यान नहीं है। अरे वही लड़का जिसका बाप बड़ा बिजनेसमैन है। सुना है उनका बहुत बड़ा कारोबार है और घर तो मानो जैसे बिल्कुल बंगला हो, नौकर चाकर सब हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी उनसे बात हुई अपनी बेटी कोमल के लिए। तो क्या कहा उन्होंने? वो हमारी कोमल बिटिया को देखने आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कब आ रहे हैं? कल ही आ रहे हैं, पर मैंने उन्हें घर आने की बजाय हमारे गांव में जो मेला लगा है वहीं बुलाया है। क्यों जी, आपने उन्हें घर क्यों नहीं बुलाया? घर आते तो हम उनकी अच्छे से खातिरदारी करते ना। अरे गोमती, तुम भी कैसी बातें करती हो। घर पर वो मनहूस भी तो है। तुम ये अच्छे से जानती हो कि वो हमारी कोमल बिटिया से कितनी सुंदर है। अगर वो लोग हमारी बेटी कोमल की बजाय उस मनहूस को पसंद कर लिए तो?
अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर तो आपने बिल्कुल अच्छा किया जी। बस वो लोग हमारी बेटी कोमल को पसंद कर ले, फिर हम उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। हाँ, कल कोमल को अच्छे से सजा देना। बिल्कुल जी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसी ही रात हो जाती है, सब सो जाती हैं। अगली सुबह उठकर मेघा अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी गोमती उसके पास आती है और कहती है, मेघा, नदी पर से पानी भर कर ला, घर पर पीने के लिए पानी नहीं है। ठीक है चाची जी, अभी जाती हूँ। मेघा एक मटका उठाती है और नदी पर से पानी भरने चली जाती है। मेघा को रास्ते में बहुत सारे लोग तैयार होकर मेले की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देख मेघा अपने मन में सोचती है, सभी लोग अपने परिवार के साथ मेले में घूमने जा रहे हैं। अगर मेरे माँ बाबा होते तो वो लोग भी मुझे मेला घुमाने ले जाते। चाचा चाची तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते, वो मुझे क्या ही मेला घुमाने ले जाएंगे। यही सब सोचते सोचते मेघा नदी किनारे पहुंच जाती है और मटके में पानी भर लेती है और घर आने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो मेघा से कहती है, अरे ओ बेटी। आवाज सुनकर मेघा पीछे पलटकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत को देखती है, जो आशा भरी नजरों से मेघा को देख रही होती है। बूढ़ी औरत को देख मेघा कहती है, क्या हुआ माँ, कौन है आप? बेटी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अपने मटके में से थोड़ा पानी पिला दोगी क्या? मुझे बहुत दूर जाना है और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बूढ़ी औरत बहुत बुरी हालत में थी, जिसे देखकर मेघा कहती है, क्यों नहीं अम्मा, आप पानी पी लीजिए। मेघा बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारा शुक्रिया बेटी, जी भरकर पानी पी लिया मैंने, तुम हमेशा खुश रहो। धन्यवाद अम्मा, अब मैं चलती हूँ। अरे बेटी, गांव में इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, सब लोग मेला देखने जा रहे हैं, तुम नहीं जा रही क्या? अम्मा, मन तो मेरा भी है मेला घूमने का, परंतु मेरे पास मेला घूमने जाने के लिए ढंग का कोई कपड़ा नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। अरे बेटी, तुम चिंता क्यों करती हो, मेरे पास कुछ कपड़े हैं। वो कपड़े हैं तो मेरी बेटी के लिए, पर तुमने मुझे पानी पिलाया, इसलिए मैं तुम्हें वो कपड़ा दे देती हूँ। ये लो, ये लहंगा तुम रख लो। नहीं नहीं माँ जी। अरे बेटी, रख लो, इसे पहनकर मेला घूमने चली जाना, ये बिल्कुल नया लहंगा है। इतना बोलकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। उस लहंगा को देख मेघा अपने मन में सोचती है, अगर मैं घर से इन कपड़ों में मेला घूमने गई तो चाची जी मुझे कभी नहीं जाने देंगी। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मोहिनी के घर जाकर वहीं से कपड़े बदलकर मेला देखने चली जाऊंगी। ये सोचकर मेघा अपनी सहेली मोहिनी के घर चली जाती है। वहीं उधर घर पर, अरे जल्दी चलो, वो मनहूस पानी भरकर कभी भी आती ही होगी। हाँ हाँ, चलो चलो। कोमल बिटिया, तुम अच्छे से तैयार हो ना? हाँ पापा, देखो माँ ने मुझे कितने अच्छे से तैयार कर दिया है। ठीक है, फिर चलो निकलते हैं। वो लोग घर से मेला आने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जब मेघा मोहिनी के घर जाकर बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ लहंगा पहनती है तो वो अप्सरा जैसी सुंदर हो जाती है। अरे वाह, इस लहंगे में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं जल्दी से मेला घुमाती हूँ, वरना अगर चाची जी को पता चल गया तो मेरी शामत नहीं। मोहिनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अपने घर में तैयार होने दिया, पर ये बात तुम मेरी चाची को मत बताना। अरे हाँ हाँ, नहीं बताऊंगी। चल अब तू जा, मेला घूम ले। मेघा वहाँ से मेला घूमने के लिए निकल जाती है। वो मेला पहुँच जाती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि तभी राहुल उसे संभाल लेता है और कुछ देर के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से टिक जाती है। शुक्रिया, वो मेरा पैर फिसल गया था। इतना बोलकर मेघा वहाँ से चली जाती है। राहुल उसे पीछे से आवाज देता है, परंतु मेघा नहीं सुनती। वो आगे चली जाती है। तभी वहाँ राहुल के पिताजी आते हैं और राहुल से कहते हैं, अरे बेटा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो यहाँ से, लड़की वाले आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। पिताजी, पहले मेरी बात सुनिए। अरे बेटा, अभी वक्त नहीं है, चलो यहाँ से। राहुल का पिता राहुल को लेकर लड़की वाले के पास पहुँचता है और कहता है, देखिए भाई साहब, ये है मेरा बेटा राहुल।
सबको राहुल बहुत पसंद आता है। जी हमें तो आपका बेटा पसंद है, आप हमारी बेटी को पसंद करिए। बेटा राहुल, इससे मिलो, ये है कोमल, मैंने ये लड़की तुम्हारे लिए ढूंढी है। पिताजी, पर मुझे कोई और लड़की पसंद है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? कौन है वो? पता नहीं कौन थी, वो मैंने उसे मेले में देखा, वो बहुत सुंदर थी। अरे राहुल बेटा, जिसे तुम जानते ही नहीं उससे तुम्हारी शादी कैसे होगी? उसे छोड़ो और हमारी बेटी कोमल को देखो, ये कितनी सुंदर है। गोमती ये सब बोल ही रही होती है, तभी वहाँ से मेघा गुजरती है। मेघा अपने चाचा चाची को मेला में देखकर उनके पास आती है और कहती है, चाची जी, आप लोग यहाँ मेले में? ये सुनकर सब मेघा की तरफ देखते हैं और मेघा को देखकर सब चौंक जाते हैं। गोमती कहती है, अरे मेघा, तुम यहाँ मेले में? राहुल और राहुल के पिता भी मेघा को देखने लगते हैं। राहुल कहता है, पिताजी, यही है ये लड़की जिसकी मैं बात कर रहा था। ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। भाई साहब, क्या ये आपकी बेटी है? जी भाई साहब, ये मेरी भतीजी है। भाई साहब, हम आए तो आपकी दूसरी बेटी के लिए थे, पर जब मेरे बेटे को आपकी भतीजी पसंद है तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भतीजी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दीजिए। हम दहेज की भी कोई मांग नहीं करेंगे। अब उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था, उन लोगों को रिश्ते के लिए हाँ करना ही पड़ता है। फिर कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। अब मेघा अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।